नमस्कार दोस्तों। उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई ये तो आप सब लोग जानते ही हैं। ये राज्य एक बड़े आंदोलन का नतीजा था, ये भी ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा। लेकिन वो आंदोलन कैसे शुरू हुआ, वो इतना विराट जन आंदोलन कैसे बना कि सरकारों को उसके आगे झुकना पड़ा। मुझे लगता है कि इसको लेकर जानकारियां लोगों तक सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही हैं। इस बारे में अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर जो लिखा गया है वो आधा अधूरा है। उसमें कई घटनाओं और कई किरदारों का जिक्र ही नहीं है। दोस्तों, मैं 29 साल पहले के उस दौर का गवाह रहा हूँ। एक एक घटना मुझे अच्छी तरह से याद है। वो भी अगस्त का ही महीना था। लेकिन तब हुआ क्या था, ये जानने समझने के लिए आपको ये पूरा वीडियो ज़रूर देखना पड़ेगा। आपको ये जानकर आश्चर्य हो सकता है कि 1994 में जब आंदोलन शुरू हुआ था, तब उसमें अलग राज्य की मांग शामिल ही नहीं थी। यूं तो उत्तराखंड राज्य की मांग दर्शकों से अलग अलग तरीके से उठ रही थी, लेकिन इसके लिए सबसे अहम रहा साल 1994, वो भी अगस्त का महीना। उसमें भी 3 तारीखें बहुत अहम हैं: 2 अगस्त, 7 अगस्त और 8 अगस्त। लेकिन उसकी पृष्ठभूमि तैयार हो गई थी 1994 के जुलाई महीने में। तब हुआ क्या था, अब ये जानिए। 1994 में यूपी में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। उन्होंने सरकारी नौकरियों और शिक्षा के क्षेत्र में अन्य पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी के लिए 27% आरक्षण लागू करने का फैसला किया था। उस वक्त यूपी के मैदानी इलाकों में ओबीसी जातियां जहां अच्छी खासी तादाद में थीं, वहीं यूपी के तब के 8 पहाड़ी जिलों पौड़ी, चमोली, टिहरी, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और नैनीताल में ओबीसी आबादी केवल 2 से 3% ही थी। उनका भी बहुतायत नैनीताल और देहरादून जिले के तराई इलाके में था। तब पहाड़ों में ओबीसी आबादी नहीं के बराबर थी या थी ही नहीं। इसलिए इस फैसले के खिलाफ तब के 8 पहाड़ी जिलों में बड़ा छात्र आंदोलन सुलग उठा। ये 1994 के जुलाई महीने की बात है दोस्तों। मसला रोजगार का था। पहाड़ में उद्योग धंधे तो हैं ही नहीं और रोजगार का इकलौता जरिया जो है वो सरकारी नौकरी ही था। तो पहाड़ में लोगों को लगा कि 27% ओबीसी आरक्षण होने से पहाड़ों में बची खुची सरकारी नौकरियों के अवसर भी उनके हाथों से छिन जाएंगे। पहाड़ की वो नौकरियां भी यूपी के मैदानी इलाकों की ओबीसी जातियां झटक लेंगी। हालांकि ऐसा कहने वाले भी कम नहीं हैं जो ये कहते हैं कि इस आंदोलन का शुरुआती चरित्र जो था वो आरक्षण विरोधी था। हालांकि बाद में उस आंदोलन की शक्ल ही बदल गई थी। मुझे उस समय की एक एक घटना दोस्तों अभी भी याद है। वो इसलिए क्योंकि उस दौरान मैं गढ़वाल विश्वविद्यालय के पौड़ी परिसर से ग्रेजुएशन कर रहा था और पत्रकारिता में फ्रीलांसिंग भी कर रहा था। नैनीताल से छपने वाले नैनीताल समाचार अखबार के लिए मैं नियमित तौर पर लिख रहा था। अमर उजाला हो, दैनिक जागरण हो, इन प्रमुख अखबारों के लिए मैं आर्टिकल भी लिख रहा था उस दौरान में, और उस दौर के आंदोलन को देख भी रहा था और बतौर पत्रकार कवर भी कर रहा था। तो 1994 में जिस वक्त सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में ओबीसी आरक्षण के खिलाफ पहाड़ में छात्रों का आंदोलन चल रहा था, उसी दौरान 2 अगस्त 1994 को पौड़ी में एक बड़ी हलचल हुई। छात्रों के आंदोलन को एक नई आवाज मिली और वो आवाज मिली उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से। पौड़ी में कलेक्ट्रेट परिसर के बगल में ऑडिटोरियम है। उसके बाहर उत्तराखंड क्रांति दल के बुजुर्ग नेता इंद्रमणि बडोनी की अगुवाई में 8 अनशनकारियों का जत्था अनशन पर बैठ गया। ये 2 अगस्त 1994 की बात है। ये साफ कर दूं दोस्तों कि इंद्रमणि बडोनी उस समय अकेले अनशनकारी नहीं थे। कई जगह सिर्फ बडोनी जी के नाम का ही जिक्र आता है, जबकि उस अनशनकारी जत्थे में जो है वो रतनमणि भट्ट, बिशन सिंह पंवार, दौलत राम पोखरियाल, प्रेमदत्त नौटियाल, बाष्पानंद पुरोहित, पान सिंह रावत और विष्णु दत्त बिंजोला भी शामिल थे। इनमें से कई लोग गुमनाम हो गए हैं अब। हाँ, इंद्रमणि बडोनी सबसे सम्मानित और परिचित नाम थे और वो उस अनशनकारी जत्थे को लीड कर रहे थे और सबसे लंबा अनशन भी बडोनी जी ने ही किया था। यूकेडी के नेताओं ने जब अनशन शुरू किया था तब उसमें 3 अहम मांगे थी। नंबर 1,
ओबीसी के लिए सरकारी नौकरियों और शैक्षिक संस्थाओं में 27% आरक्षण से उत्तराखंड के पहाड़ों को मुक्त रखा जाए। और दूसरी मांग थी कि पहाड़ों के लिए पंचायतों के परिसीमन का पैमाना अलग हो, क्योंकि यूपी की तब की मुलायम सिंह सरकार ने ग्राम सभाओं के परिसीमन के लिए जो पैमाना फिक्स किया था, उससे पहाड़ों में ग्राम सभाओं का आकार तो बढ़ जाता, लेकिन ग्राम सभाओं की संख्या घट जाती। इससे होता ये कि अलग अलग योजनाओं में फंड भी घट जाता। तो कुल मिलाकर मुद्दा विकास से जुड़ा हुआ था। और तीसरी मांग ये थी कि यूपी के तत्कालीन 8 पहाड़ी जिलों को पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया जाए। जो लड़ाई अब तक छात्र नेता लड़ रहे थे, उसको यूकेडी के नेताओं ने अपना मुद्दा बना लिया और अनशन जैसा कदम उठाकर सबका ध्यान खींचा। क्योंकि उस आंदोलन में छात्रों से जुड़ी मांगे भी थीं, सो दोनों पक्षों ने एक दूसरे को सपोर्ट किया। इससे आंदोलन को और ताकत मिली। मुझे याद है दोस्तों कि अनशनकारियों के साथ पूरी रात को गढ़वाल विश्वविद्यालय के पौड़ी कैंपस यानी मेरे कॉलेज के छात्र नेता और सामाजिक संगठनों के लोग बैठा करते थे। अनशन स्थल पर दिन रात क्रांतिकारी गीत गूंजते रहते थे और बाद में दूसरी जगहों से भी छात्र नेताओं के जत्थे उस अनशन को अपना समर्थन जताने पौड़ी आने लगे थे। उन दिनों वो अनशन स्थल किसी तीर्थ से कम नहीं था और जो आसपास के जो छोटे नगरीय इलाके थे या ग्रामीण इलाके थे, वहाँ भी उस अनशन के समर्थन में जो है छोटे छोटे अनशन जो है वो होने लगे थे। इस तरह वो आंदोलन कई माध्यमों से और कई रूप में बोल रहा था और एक बड़ा स्वरूप लेने लगा था। इस आंदोलन में टर्निंग पॉइंट आया 7 अगस्त 1994 की आधी रात को, यानी अनशन के 6वें दिन, जब प्रशासन और पुलिस ने यूकेडी के नेताओं का अनशन तोड़वाने के लिए बल प्रयोग किया। उस आधी रात को अचानक भारी पुलिस फोर्स आई और उन्होंने आक्रमणकारियों के स्टाइल में अनशन स्थल पर धावा बोल दिया और अनशनकारियों पर अंधाधुंध लाठीचार्ज कर दिया। बहुत से आंदोलनकारियों को बहुत गंभीर चोटें आई। पौड़ी में उस वक्त मेरा घर जो है सरकारी अस्पताल के बगल में ही था, तो वहां को रात को बड़ी गहमा गहमी हो गई थी। रात को वहां लहूलुहान आंदोलनकारी पहुंचे थे, उनकी पट्टी हो रही थी, उनको इलाज दिया जा रहा था, ट्रीटमेंट दिया जा रहा था। मैं भी वहां पहुंचा और पुलिस की मार से आंदोलनकारियों के हाल देखकर दोस्तों बाकी लोग भी बहुत गुस्से से भरे हुए थे। करीब 6 दिन से अनशन कर रहे इंद्रमणि बडूनी और यूकेडी के दूसरे नेताओं को पुलिस और प्रशासन ने अनशन स्थल से जबरन उठाकर अपने कब्जे में ले लिया था। जो इस अनशन को लीड कर रहे थे इंद्रमणि बडूनी, उनको पौड़ी के अस्पताल में पहुंचाने के बजाय एम्बुलेंस में उठाकर जबरन मेरठ के अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। इस पुलिसिया कार्रवाई की खबर पूरे पहाड़ में जंगल के आग की तरह फैली और पौड़ी में इसका सबसे भीषण रिएक्शन दिखा 8 अगस्त 1994 को। उस दिन बहुत भयानक मंजर था। पुलिस और पब्लिक आमने सामने थी। उसमें छात्र तो थे ही, सरकारी कर्मचारी भी थे, महिलाएं भी थीं, सामाजिक संगठन से जुड़े लोग भी थे। वो गुस्सा भीषण विरोध प्रदर्शन के रूप में सड़कों पर फूट पड़ा था। फिर लाठीचार्ज हुआ, पथराव हुआ, हवाई फायरिंग की गई। पूरा पौड़ी उस दिन सुलगा हुआ था। लोगों ने पुलिस पर ऐसा भीषण पथराव किया कि पौड़ी बस अड्डे के ऊपरी हिस्से से फायर ब्रिगेड लेकर गुजर रहा ड्राइवर बैलेंस नहीं बना पाया और उसका एक्सीडेंट हो गया। शायद उसकी मौत हो गई। कोई गुरुंग नाम का ड्राइवर था वो, पुलिस डिपार्टमेंट का। इससे पुलिस और जो है गुस्से में आ गई और उसने बहुत खतरनाक एक्शन लिया आंदोलनकारियों के खिलाफ। लेकिन 7 अगस्त की आधी रात की घटना के इतने भीषण रिएक्शन की शायद पौड़ी के जिला प्रशासन और पुलिस ने कल्पना भी नहीं की होगी। सड़कों पर एकदम युद्ध जैसा माहौल बन गया था। पौड़ी में तो जो हुआ वो हुआ ही, पौड़ी पहाड़ के जो दूसरे हिस्से थे वहां भी भारी हंगामा हुआ, जुलूस निकले, धरना प्रदर्शन हुए, चक्का जाम का सिलसिला शुरू हो गया। और यहीं से दोस्तों, यहीं से आंदोलन अलग उत्तराखंड राज्य के आंदोलन में बदल गया, कन्वर्ट हो गया। आज दो अभी दो, उत्तराखंड राज्य दो के नारे गूंजने लगे। अब ये जन आंदोलन जो है वो बहुत विराट रूप ले चुका था। तो उससे इंद्रमणि बडूनी को भी ताकत मिली और उन्होंने सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद मेरठ अस्पताल में अपना अनशन नहीं तोड़ा। बाद में इंद्रमणि बडूनी को दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया और उन्होंने 30वें दिन अपना अनशन समाप्त किया।
लेकिन उस बीच आंदोलन नई शक्ल में पूरे उत्तराखंड में फैल चुका था। तत्कालीन उत्तराखंड के 8 जो पहाड़ी जिले थे वो सुलगे हुए थे। वहाँ के 60 लाख जो आबादी थी उस समय की, वो अलग उत्तराखंड राज्य को लेकर लामबंद थी। इस आग में घी डालने का काम किया 1 सितंबर 1994 के खटीमा गोलीकांड ने, 2 सितंबर 1994 के मसूरी गोलीकांड ने और 2 अक्टूबर 1994 के मुजफ्फरनगर कांड ने। लेकिन एक बात जरूर बता दूं दोस्तों, 1994 के आंदोलन में जो अलग राज्य की मांग बुलंद हुई थी उसमें हरिद्वार जिला तब कहीं नहीं था। हरिद्वार वाले भी उस समय ऐसा नहीं चाहते थे। सिर्फ तब के 8 पहाड़ी जिलों को अलग राज्य बनाने की मांग ने जोर पकड़ा था। बाद में साल 2000 में केंद्र में सत्ताधारी बीजेपी ने लोगों की इच्छा के विपरीत जाकर पूरे हरिद्वार जिले को इसमें शामिल कर लिया और भावी उत्तराखंड राज्य के लिए नई समस्याओं के बीज रोप दिए। तो ये थी कहानी उस अगस्त क्रांति की जिसने उत्तराखंड राज्य की बुनियाद रखी। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है वीडियो तो इसे लाइक और शेयर तो कीजिएगा ही। अगर अब तक मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट करिएगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सी ऐसी अनसुनी कहानियां हैं जो मुझे आप तक पहुंचानी है।